are going to discuss our BSc first year topic wave motion. So what is wave motion? It is a disturbance which propagates in the form of energy from one point to another point in the medium. ये कुछ नहीं है, ये एक डिस्टर्बेंस है जो प्रोपेगेट करती है एनर्जी के फॉर्म में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो दिस इज अ वेव दैट आई मेड हियर. ओके, सो दिस इज अ वेव. ये अगर मैं यहाँ पर एक रोप का एग्जांपल लूँ, मैंने उसे एक पॉइंट से बांध दिया और दूसरे पॉइंट से अगर मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करूँगी, ऊपर नीचे हिलाऊंगी, उसे एनर्जी प्रोवाइड करना ही कहेगा कि मेरी बॉडी से निकलकर वो रोप के अंदर एनर्जी चली गई. ओके, सो मैं उसे कुछ एनर्जी से हिलाऊंगी तो ये जो रेस्ट पर जो इसके पार्टिकल्स थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. ओके, यहाँ से ये डिस्टर्ब होकर ऊपर गया, यहाँ से ये डिस्टर्ब होकर नीचे गया. सो पार्टिकल्स यहाँ पर जो रेस्ट पर थे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये एनर्जी जो है वो यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तक ट्रांसफ़र हो रही है. लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो तो एक अपनी ही जगह पे है ना. पार्टिकल्स तो नहीं हिल रहे ना कि पार्टिकल्स पहले यहाँ पर था वही पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया थोड़ी देर बाद. नहीं, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं रहेंगे. रेस्ट पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे अलोंग देयर पोजीशन, पर जो हमारी हम एनर्जी से देंगे वो इन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी इन द मीडियम. इसके लिए वेव मोशन के लिए से मीडियम की ज़रूरत है. और अपर पार्ट जो होता है वेव का उसे हम क्रेस्ट कहते हैं और लोअर पार्ट जो होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं. और एक ऑसिलेशन का जो दूरी है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये एक ऑसिलेशन हुआ. अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है रेस्ट से ऊपर तक का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास प्लस वाई हो गया और ये जो रेस्ट से नीचे का डिस्टेंस है माइनस वाई हो गया. तो प्लस वाई और माइनस वाई, सो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक ऑसिलेशन का जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं, उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. सो वेव मोशन जो है वो टू टाइप्स का होता है. एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, दो टाइप की होती हैं. मैकेनिकल वेव के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है. ओके, इसके लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है और इसके लिए मटेरियल मीडियम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर प्रोपिगेशन. यानी कि वेव को प्रोपिगेट होने के लिए मैकेनिकल वेव के अंदर मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी. ओके, और जो वेव मोशन है इसके अंदर हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करेंगे. सो जो हमारा मटेरियल मीडियम है, जो मीडियम है हमारे पास, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि ये हमें वेव बना कर दे. तो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? पहली बात तो इसके पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए. इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब पार्टिकल्स जो हैं एक वेव के वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएं. मतलब कि ये जो है मैंने इसको एनर्जी दी तो ये ऊपर उठ गया लेकिन ये कुछ देर बाद वापस अपनी पोजीशन पर रेस्ट पर आ जाएगा. तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी, कि अपनी पोजीशन को दोबारा रीगेन कर लेना, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाना, इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं. और इसे हम लिखेंगे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी पार्टिकल्स इन ऑसिलेटरी मोशन returns to its equilibrium position. ओके, ताकि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाएं. इस तरीके का मीडियम होना चाहिए जो अपनी इलास्टिसिटी को रिगेन कर इलास्टिसिटी बनाए रखें, यानी कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाए. एक ऑसिलेशन मोशन हुआ, उसके बाद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस अटेन कर लें.
सो ये बार बार इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करता है। यहाँ पर एक मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन बार बार आती है ऑसिलेशन के अंदर। और दूसरा जो हमारा मटेरियल मीडियम है उसके पास इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया का मतलब ये तो पता ही है, चल रही चीज़ चलती रहेगी, रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी अनटिल इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर चल रही चीज़ है तो उसके वो अपने आप क्यों रुक जाती है, क्योंकि जैसे बॉल है अगर हम थ्रो करते हैं तो वो अपने आप क्यों रुक जाती है, क्योंकि नीचे हमारे जो है ज़मीन की वो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन होने के कारण अपोजिंग फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन, तो इसलिए हमारी बॉल या फिर कोई भी सब्सटेंस जो चल रहा है वो रुक जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होती है। और इनर्शिया, रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं करेंगे, कोई फोर्स नहीं लगा देंगे, तब तक वो रुकी ही रहेगी। और चल रही चीज़ चलती ही रहेगी अनटिल अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए तो हम इसे लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी पार्टिकल्स हैज़ ए टेंडेंसी टू कीप ऑन मूविंग। ओके, मूविंग की, क्योंकि हम इसके अंदर ऑसिलेशंस बना रहे हैं, वेव मोशन बना रहे हैं, तो मोशन के अंदर मूविंग ही होगा। ओके, तो इसके कारण अगर मैंने एक रस्सी को लिया और मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, ऊपर नीचे किया, तो ये ऑसिलेशंस बनती ही जा रही हैं। अगर यहाँ पर कोई अपोजिंग फोर्स ना हो तो, लेकिन मैंने इसको दीवार से टाई किया हुआ है तो यहाँ पर अपोजिंग फोर्स होगी, तो टाई किया हुआ है इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रही। अदरवाइज़ यहाँ पर और रस्सी होती तो वो और आगे वेव बनाती जाती। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं, पहली बात तो ये। ओके, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए मिनिमम फ्रिक्शन। तो मिनिमम फ्रिक्शन क्या होता है, टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस देयर शुड बी मिनिमम फ्रिक्शन और नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी कि जो हमारा मीडियम है उसमें फ्रिक्शन ना हो या फिर हो तो बहुत कम होनी चाहिए। ओके, मिनिमम फ्रिक्शन टू एनर्जी लॉस, ताकि जो रोप के अंदर एनर्जी लॉस हो फ्रिक्शन के कारण वो ना हो। ओके, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एनर्जी लॉस ना हो, इसलिए जो हमारा जो मीडियम है पार्टिकल्स, ये जो ऑसिलेटेड पार्टिकल्स हैं ये जो, तो इनके बीच में एनर्जी लॉस ना हो, इसलिए या तो आपका मीडियम में फ्रिक्शन ना हो तो बेटर रहेगा, अगर हो उसमें अगर थोड़ी बहुत फ्रिक्शन तो मिनिमम होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास वेव। तो हमारे पास वेव दो तरीके से बनती हैं, एक ट्रांसफ़र और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, जिसके अंदर वेव हमारी परपेंडिकुलर रहती है अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव बन रही है, मान लीजिए अलोंग एक्स डायरेक्शन हमारी ये वेव बन रही है, यानी कि हमारी वेव किस डायरेक्शन में बन रही है, एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं किसी रस्सी को इस डायरेक्शन से मूव कराऊँ, ओके, अगर मैं इसको अप एंड डाउन करवाऊँ तो ये अप एंड डाउन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है और अप एंड डाउन हो रहा है, तो हमारा जो रोप है वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो गया, अप एंड डाउन जो हो रहा है ना ये रस्सी के अंदर, ये जो रस्सी हमारी हिल रही है रेस्ट पोजीशन से, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी कि ये परपेंडिकुलर रहे कि जो हमारी वेव है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है और बन कहाँ रही है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये परपेंडिकुलर बन रही हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, या फिर हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तब एक्स एक्सिस बोलना, टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। और जो सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हमारी लॉन्ग द एक्स एक्सिस ही बनती है, यानी कि लॉन्ग द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इसके केस के अंदर, ट्रांसवर्स के अंदर हमने एक स्ट्रिंग का केस लिया, रोप का केस लिया, ओके, यहाँ पर हमने एक रोप का केस लिया। तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर अब हम एक स्प्रिंग का केस लेते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव स्प्रिंग में ही बन सकती हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ओके,
सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है। अगर आपके पास ख़राब हुआ स्प्रिंग हो ना, तब उसे देखना, या तो वो खुला होगा, ओके, और जो टाइट होता है वो तो पैक्ड होता ही है, लेकिन अगर आप खींच कर उसको कर दो ना, तो वो खुला भीड़ा, ओके, यानी कि कंप्रेस्ड और रेफ्रैक्ट होगा, ओके, खुला होगा। तो ये जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन कहते हैं, जो ज़्यादा भीड़ा रहे, ओके, और ये जो है खुला, इसे हम रेयरफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो वेव है हमारी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बन रही है। तो यहाँ पर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ओके, अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। सो यहाँ पर अब आप देख लें कि यहाँ पर ये जो है ट्रांसवर्स वेव, ये हमारा क्रेस्ट और यहाँ पर ट्रफ बना रही है, और यहाँ पर हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन मिल रहा है। क्लियर? यहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है, यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन बनता है, और इनके बीच की दूरी हमने देखी थी कि क्या होती है, वेवलेंथ से हम कहते हैं, और लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर? सो अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। सो ये हमने पढ़ा ही है कि ये कुछ इस तरीके से वेव है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स। सो यहाँ से यहाँ तक की जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, ये अपर यानी क्रेस्ट और ट्रफ मिल करके इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, ये 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस शो करते हैं, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर? नाउ टाइम पीरियड। सो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, यानी इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। ओके, सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स ऑफ टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब हम इनमें कुछ रिलेशन देख लेते हैं, जैसे कि रिलेशन बिटवीन टाइम टेकन एंड फ्रिक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। सो पहला तो हम टाइम टेकन एंड फ्रिक्वेंसी के बीच ही देखेंगे। सो हम पीछे क्लासेस में पढ़ के आएंगे, जो फ्रिक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रिवर्स है, यानी कि फ्रिक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। नेक्स्ट रिलेशन हम देख लेते हैं वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा के बीच का रिलेशनशिप। सो हमें यहाँ पर पता है वेलोसिटी जो है हमारी वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस हमारा क्या है, क्योंकि हम वेव के बारे में बात करें तो डिस्टेंस है हमारा लैम्डा अपॉन टाइम क्या है, टी है, कैपिटल टी। सो अब हमें फ्रिक्वेंसी की टर्म्स के अंदर इसका रिलेशन निकालना है, तो 1/t हमें पता है क्या है। ओके, 1/t हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व इसको, लैम्डा 1/t। सो 1/t जो है हमारा यहाँ पर, ये हम पढ़ के आए हैं कि ये जो है ये फ्रिक्वेंसी होता है। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, जो हमारे पास v है, क्योंकि वेलोसिटी एक बार हम यहाँ पर v भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पर c लूँगी ताकि हमारा परफेक्ट मैच कर जाए, और c इक्वल्स टू लैम्डा f, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? सो अब नेक्स्ट हम वेव मोशन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो वेव मोशन की अगर मैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम वैसे ही जनरली, तो ये हमारे पास एक वेव है। क्लियर? हमारे पास एक वेव है, तो यहाँ पर वेव मोशन जो है वो डिस्टर्बेंस है, हमने पढ़ा, ये पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस है,
फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से अपनी, ये इनकी कुछ मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट हो रहे हैं, ये अप एंड डाउन हो रहे हैं। ओके, तो ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है, इसे हम, ये एक डिस्टर्बेंस का फॉर्म है क्योंकि ये वाइब्रेट हो रहे हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस कुछ ना कुछ इनमें क्रिएट होती जा रही है। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एनर्जी दी, तो ये एनर्जी जो है वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर जा रही है। मीडियम के अंदर हमारी जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। सो पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट हो रहे हैं, जबकि हमने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, यानी ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट वेव की वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो जो वेव की वेलोसिटी है वो डिफरेंट है डिफरेंट पार्टिकल्स पे, डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट वेलोसिटी है। मतलब कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ मान लीजिए अलग है, dy है, और तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है dy प्लस समथिंग। ओके, सो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ अलग है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अलग है क्योंकि इसने इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ अलग है क्योंकि यहाँ पर इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। और एट मीन पोजीशन, याद रखना कि मीन पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर ज़्यादा होती है क्योंकि ये मीन पोजीशन है। और एट एक्सट्रीम पोजीशन पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है। क्लियर? सो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होती है। क्लियर? तो यहाँ पर एक रेगुलर फेज डिफरेंस होता है बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ओके, मीडियम के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट फेज डिफरेंस है। क्लियर? यहाँ पर डिफरेंट तो नहीं है लेकिन रेगुलर फेज डिफरेंस है। मतलब कि अगर पार्टिकल्स हैं जो मीडियम के अंदर, ओके, तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो रेगुलर रहेगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन और वी कैन से पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स। तो पोजीशन जो है, मान लीजिए इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा, ओके, जितना फेज डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस रहेगा, कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए d, उतना ही डिस्टेंस नेक्स्ट नोड तक, यानी कि इस मीन पोजीशन से इस मीन पोजीशन के बीच, यानी कि टू सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।